हेलो स्टूडेंट्स, नाइन्थ क्लास केमिस्ट्री में हम बात कर रहे थे चैप्टर सेकंड की, जिसका टाइटल है इज मैटर अराउंड अस प्योर। और हम टॉपिक कंटिन्यू कर रहे थे टाइप ऑफ सॉल्यूशन के बारे में। हमने अभी तक टाइप ऑफ सॉल्यूशन में तीन तरह के सॉल्यूशन के बारे में स्टडी किया। फर्स्ट था आपके पास ट्रू सॉल्यूशन, सेकंड है सस्पेंशन और थर्ड हम बात कर रहे थे कॉलॉइडल सॉल्यूशन के बारे में। अगर हम इन सॉल्यूशन के क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं तो हमने इन क्लासिफिकेशन का बेस रखा था साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। जब कभी भी दो अलग अलग सब्सटेंसेस को मिक्स करके मिक्सचर बनाया जाता है तो हम इसे एक सॉल्यूशन का नाम देते हैं, और सॉल्यूशन में हम जो सॉल्यूट पार्टिकल है उसके साइज के बिहाफ पर तीन तरह से क्लासीफाई कर रहे थे। हमने ये डिस्कशन किया था कि ट्रू सॉल्यूशन जो है उसका साइज ऑफ पार्टिकल 1 नैनोमीटर से भी कम होता है, जबकि सस्पेंशन जो कि सेकंड टाइप है हमारे पास सॉल्यूशन का, उसमें पार्टिकल साइज जो है उसका डायमीटर, सॉलिड पार्टिकल का जो डायमीटर होता है वो 100 नैनोमीटर से ज़्यादा होता है। और जो थर्ड टाइप ऑफ हमारे पास सॉल्यूशन था वो है कॉलॉइडल सॉल्यूशन। कॉलॉइडल सॉल्यूशन में हमने बात की थी जब आपके पास सॉल्यूट पार्टिकल का डायमीटर 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के इंटरमीडिएट होता है तो इस रेंज में आने वाले सॉल्यूशन पार्टिकल को हम कहते हैं कॉलॉइडल सॉल्यूशन। ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, होमोजीनियस नहीं होता, ये पूरी तरह से सॉल्युबल नहीं है, पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट नहीं है, पूरी तरह से सेडिमेंट नहीं होता। मतलब कॉलॉइडल सॉल्यूशन में अगर पार्टिकल साइज ट्रू और सस्पेंशन के इंटरमीडिएट है तो कैरेक्टरिस्टिक भी ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन के इंटरमीडिएट ही होती है। हमने लास्ट क्लास में कुछ कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात की थी, ट्रू सॉल्यूशन की कैरेक्टरिस्टिक के बारे में हमने डिस्कशन किया था, और एक पॉइंट हम उसमें डिस्कस कर रहे थे कि ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल जो होते हैं अगर उनमें से लाइट पास कराई जाती है तो वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही लाइट को स्कैटर करते हैं। मैं आपको एग्जांपल बता देता हूं, जैसे कि हम बात कर रहे हैं, एक कंटेनर लिया जिसके अंदर हमारे पास में ट्रू सॉल्यूशन अवेलेबल है, और यहाँ पर ये हमारा एक लाइट सोर्स हमने ले लिया। इस लाइट सोर्स से जब लाइट जा रही है तो वो स्कैटर होती हुई जब इस सॉल्यूशन के अंदर एंटर करती है तो इस सॉल्यूशन के अंदर मतलब डायरेक्शन ऑफ लाइट ये है, इसके 90 डिग्री के एंगल पे, मतलब बोर्ड के अपवर्ड डायरेक्शन में 90 डिग्री डायरेक्शन में अगर मैं ऑब्जर्व करता हूं तो मुझे एक ब्राइट कोन दिखाई देता है लाइट का। इस लाइट को ही हम कहते हैं टिंडल इफेक्ट। देखो अभी तो हम क्या कैरेक्टरिस्टिक की बात कर रहे हैं, जब कभी भी लाइट को कॉलॉइडल सॉल्यूशन से एक पर्टिकुलर लाइन में इंक्लाइन कराया जाता है कॉलॉइडल सॉल्यूशन पर, तो उसके डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट के 90 डिग्री एंगल पे ऑब्जर्व करने पर हमें एक ब्राइट कोन दिखाई देता है लाइट का। ये एक क्वालिटी है कॉलॉइडल सॉल्यूशन की, और आज के क्लास में हम इसी क्वालिटी के बारे में बात करने वाले हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है कॉलॉइडल सॉल्यूशन के बारे में। हेडिंग है आज की क्लास का टिंडल इफेक्ट। आज के क्लास का हेडिंग है हमारे पास टिंडल इफेक्ट। देखिए शायद आप लोगों ने कभी ऑब्जर्व किया होगा कि मान लीजिए एक डार्क रूम है, एक ऐसा कमरा है जिसमें बहुत ज़्यादा अंधेरा हो रखा है, बहुत ज़्यादा अंधेरा हो रहा है, और यहाँ पर आप खड़े हुए हो। फॉर एग्जाम्पल अगर इस कमरे के होल पे मान लीजिए यहाँ पर बहुत ब्राइट सन है आउटसाइड और ये कमरे में पूरा अंधेरा था, और आपने इस कमरे की वॉल में एक होल कर दिया, छोटा सा होल हमने कर दिया, थोड़ा सा छेद यहाँ पर कर दिया, विंडो ओपन कर दी, तो आप ये देखोगे कि यहाँ से आपको ये सन की रेज एक कोन की शेप में आती हुई दिखाई देती है। इस होल में से जो सन की रेज है वो एक ब्राइट कोन की शेप में आपको आती हुई दिखाई देती है। ये जो इफेक्ट है हमारे पास, इसे ही हम कहते हैं टिंडल इफेक्ट। क्लियर? तो डेफिनेशन हमारे पास में क्या होगी, जैसे अब एक एग्जांपल हम और ले लेते हैं। जैसे यहाँ पर हमारे पास में ट्रू सॉल्यूशन है, सॉरी कॉलॉइडल सॉल्यूशन है। कॉलॉइडल सॉल्यूशन में यहाँ पर हमारे पास में एक लाइट सोर्स अवेलेबल है, यहाँ से एक मिरर की
हेल्प से अगर मैं इस लाइट को ट्रू सॉल्यूशन में से कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश करता हूँ तो मुझे इस सॉल्यूशन में से एक ब्राइट कोन दिखाई देगा अगर मैं 90 डिग्री एंगल पे माइक्रोस्कोप की हेल्प से ऑब्जर्व कर रहा हूँ। तो ये सॉल्यूशन पूरा डार्क है, जहाँ पे मैं लाइन स्केच कर रहा हूँ ये सॉल्यूशन पूरा डार्क है, जबकि भी ये जो एम्प्टी स्पेस है मुझे एक ब्राइट कोन की शेप में दिखाई देता है। सॉल्यूशन में अगर ये पार्टिकल साइज है तो लाइट की डायरेक्शन आपके पास में ये रही, इस लाइट की डायरेक्शन के 90 डिग्री एंगल पे, मतलब इस व्हाइट बोर्ड के 90 डिग्री एंगल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर मैं माइक्रोस्कोप से इस लाइट पोजीशन में माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व कर रहा हूं तो मुझे एक ब्राइट कोन दिखाई देगा। इसे ही हम कहते हैं टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट हमने उन साइंटिस्ट को के नाम को डिवोट किया है जिन्होंने इस इफेक्ट को सबसे पहले ऑब्जर्व किया था और हम लोगों को एक्सप्लेन भी किया है। क्लियर? ये था हमारे पास में टिंडल इफेक्ट के बारे में। इसमें लिख लीजिए आप क्या, व्हेन a strong beam of light is passed through colloidal solution and viewed at right angle with microscope, path of beam is appeared as bright cone of bluish light. This effect is known as Tyndall इफेक्ट। आप फिगर भी ड्रॉ कीजिएगा। ये हमारे पास में लाइट सोर्स है, हमने कोई कॉलोइडल सॉल्यूशन ले लिया। मैं यहाँ पर आपके पास एग्जांपल ले रहा हूँ एक इंक सॉल्यूशन का। एक कंटेनर में मैंने इंक को फिल किया, मिरर की हेल्प से लेंस की हेल्प से मैं इस ब्राइट लाइट को कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। इसको 90 डिग्री पे अगर हम लोग इस डायरेक्शन में ऑब्जर्व करते हैं तो हमें एक ब्राइट कोन दिखाई देता है। इस इफेक्ट को कहा जाता है टिंडल इफेक्ट। क्लियर? एंड दिस ब्राइट कोन is called as Tyndall cone। ये जो सॉल्यूशन में कोन आपको दिखाई दे रहा है व्हाइट लाइट का 90 डिग्री एंगल पे माइक्रोस्कोप की हेल्प से ऑब्जर्व करने पर, इसे ही हम कहते हैं टिंडल कोन। टिंडल इफेक्ट और टिंडल कोन ये रहे हमारे सामने। एक एग्जाम्पल हमने यहाँ पर भी देखा, अगर डार्क रूम के अंदर आपने एक पिन होल कर दिया है और बाहर ब्राइट सन है तो उस कमरे के अंदर आप जिस पोजीशन में खड़े हो वहाँ पर आपको एक ब्राइट कोन की शेप में लाइट आती हुई दिखाई देती है। इसी इफेक्ट को कहा जाता है टिंडल इफेक्ट और इस कोन को कहा जाता है टिंडल कोन। क्लियर है बात? इस पॉइंट में एक नोट बना करके लिखिएगा। नोट क्या है हमारे पास में? ट्रू सॉल्यूशन डू नॉट शो टिंडल इफेक्ट
as they do not scatter light। ट्रू सॉल्यूशन जो होता है वहां से लाइट जो है स्कैटर नहीं होती, इसीलिए यहाँ पर जो ट्रू सॉल्यूशन है वो टिंडल इफेक्ट को शो नहीं करते हैं। सस्पेंशन के बारे में केस अलग है। सस्पेंशन का पार्टिकल साइज बहुत बड़ा होता है, वहां पर हर डायरेक्शन में आपको लाइट स्कैटर होती हुई दिखाई देगी, इसलिए पार्टिकल भी हर डायरेक्शन में आपको ऑब्जर्व हो जाता है। देखो ट्रू सॉल्यूशन में कोई स्कैटरिंग नहीं है, इसलिए पार्टिकल दिखाई नहीं दे रहा। सस्पेंशन में हर डायरेक्शन में स्कैटरिंग होती है, इसलिए पार्टिकल आपको क्लियरली विजिबल होता है विद द नेकेड आइज। बट कॉलोइडल सॉल्यूशन में प्रॉपर्टी ट्रू और सस्पेंशन के इंटरमीडिएट है, इसी वजह से सिर्फ एक 90 डिग्री एंगल पे जिस डायरेक्शन में लाइट स्ट्राइक हो रही है पार्टिकल पर, उसके 90 डिग्री एंगल पर ही, राइट एंगल पर ही लाइट स्कैटर होती है और हर डायरेक्शन में स्कैटर नहीं होती। तो ऑब्जर्व करने के लिए भी आपको 90 डिग्री के एंगल पर ही खड़ा होना होगा। क्लियर है ये बात आप लोगों को? चलिए टिंडल इफेक्ट का एक और एग्जांपल मैं आपको समझा देता हूं। मान लीजिए आप किसी डेंस फॉरेस्ट में खड़े हैं जहां पर कि बहुत ही ज़्यादा पेड़ पौधे एक दूसरे को घेरे हुए हैं और ये रही आपकी पोजीशन ऑन द ग्राउंड। जब आप मान लीजिए ऊपर एक बहुत ब्राइट सन है, जब इस सन से लाइट इन लीव्स से होती हुई आती है तो वो आपको एक पर्टिकुलर कोन की शेप में आपके ऊपर स्ट्राइक होती हुई दिखाई देती है, और ये भी हमारे पास जो इफेक्ट है ये टिंडल इफेक्ट की वजह से ही होता है। अब अगर इस केस की हम बात करते हैं, डेंस फॉरेस्ट की हम बात करते हैं, तो यहाँ पर जो मॉइस्चर अवेलेबल है एयर के अंदर, डेंस फॉरेस्ट के एयर में जो मॉइस्चर अवेलेबल है वो आपके लिए डिस्पर्स्ड फेस की तरह वर्क कर रहा है। अगर हम इस वाले केस में बात करते हैं कि डार्क रूम के अंदर आपके पास डिस्पर्स्ड फेस क्या है, देखो डिस्पर्स्ड मीडियम तो हमने गैसेस को बता दिया जो एयर की गैसेस हैं, लेकिन उस गैस के अंदर भी आपके बहुत ही माइन्यूट डस्ट पार्टिकल अवेलेबल होते हैं। और यहाँ इस केस में डार्क रूम के अंदर जो एयर है, इस केस में भी आपके पास में जो डस्ट पार्टिकल हैं वो एज अ डिस्पर्स्ड फेस वर्क कर रहे हैं। क्लियर है हमारे पास में? तो ये था हमारे पास में आज का टॉपिक टिंडल इफेक्ट। ट्रू सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी में हमने एक पॉइंट और नोट किया था कि ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल जो होते हैं या दे आर आइदर पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज, या तो वो पूरी तरह से पॉजिटिव चार्ज होंगे या वो पूरी तरह से नेगेटिव चार्ज होते हैं। अब इस चार्ज अवेलेबिलिटी के बिहाफ पर भी हमारे पास में जो कॉलोइडल सॉल्यूशन है उसकी एक बहुत ही स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है। अब हम उसके बारे में बात करते हैं जिसका हेडिंग है इलेक्ट्रोफोरेसिस। क्लियर? तो ये था हमारे पास टिंडल इफेक्ट, प्लीज इसे नोट कीजिए। और नेक्स्ट जो हेडिंग हमारे पास में है वो है इलेक्ट्रोफोरेसिस। हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में। जैसा कि हमने बात किया, मान लीजिए हमारे पास एक कंपाउंड है डाई आर्सेनिक ट्राइसल्फाइड। ये आपके पास में एक येलो कलर का पाउडर फॉर्म में सब्सटेंस आपको मिलता है, इट्स अ येलो कलर्ड पाउडर। अब इलेक्ट्रोफोरेसिस की हम बात क्या कर रहे हैं, मान लीजिए हमारे पास में हमें ये पता लगाना है कि कॉलोइडल सॉल्यूशन में जो पार्टिकल है, जो डिस्पर्स्ड फेज है, क्या वो पूरी तरह से पॉजिटिव चार्ज है या वो पूरी तरह से नेगेटिव चार्ज है। इस बात को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, एक एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है उस इफेक्ट को समझने के लिए देखो, मैंने आपसे कहा आर्सेनिक ट्राइसल्फाइड जो है ये आपके पास में एक येलो कलर पाउडर है, इसके साथ में ये एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल भी है।
आर्सेनिक ट्राइसल्फाइड जो है येलो कलर पाउडर है और एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल भी है। अब क्या होता है, हमने एक यू शेप्ड की ट्यूब ले ली, इस ट्यूब के दोनों ही एंड पर हम कनेक्ट कर रहे हैं प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड को। ये रहे हमारे पास प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड, और इलेक्ट्रोड क्या काम आते हैं आप लोग जानते हैं, ये सर्किट में इलेक्ट्रिक कनेक्शन प्रोवाइड करने के काम में आते हैं। ये रही हमारे पास में बैटरी, ये रहा हमारे पास में की, और ये हमने पूरा इलेक्ट्रिक सर्किट हमारा कंप्लीट कर दिया। ये जो यू शेप्ड ट्यूब हमने ली है, इस यू शेप्ड ट्यूब के अंदर हमने फिल किया है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन किसका फिल कर रहे हैं हम, सॉल्यूशन ले रहे हैं आर्सेनिक ट्राइसल्फाइड का एक्वा सॉल्यूशन हमने इस यू शेप्ड ट्यूब के अंदर फिल कर दिया है। आप देख सकते हो इट्स अ येलो कलर्ड सॉल्यूशन ऑफ वाटर। ये इट्स अ वाटर जिसके अंदर हमारे पास में ये पार्टिकल अवेलेबल हैं जो आर्सेनिक ट्राइसल्फाइड के कोलोइडल पार्टिकल में। थोड़ा सा ब्राइट ब्रॉड सर्कल बना रहा हूं ताकि आपको वो चीज क्लियरली दिखाई दे। ये हमारे पास वाटर जिसके अंदर हमने आर्सेनिक ट्राइसल्फाइड AS2S3 के को वाटर में डिसॉल्व करके उसका सॉल्यूशन कलेक्ट कर लिया है, इस तरह से कि वो इलेक्ट्रोड पूरी तरह से सॉल्यूशन के अंदर डिप्ड है, और इसको हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक सर्किट से कनेक्ट कर दिया। यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रोड है ये हमारा पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है, और ये जो इलेक्ट्रोड है ये हमारा नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड की फॉर्मेशन कर रहा है। अब होगा क्या, मैंने आपसे पहले ही कहा कि आर्सेनिक ट्राइसल्फाइड जो है वो येलो कलर्ड सॉल्यूशन बनाता है, मतलब पानी जो खुद कलरलेस है, इस AS2S3 आर्सेनिक ट्राइसल्फाइड के प्रेजेंस की वजह से एक येलो कलर्ड को गेन कर लेता है। पूरे ही ट्यूब में हमें येलो कलर दिखाई दे रहा है। क्लियर, ये जो पार्टिकल है ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है। जैसे ही एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक सर्किट में आप की प्रेस करते हो, ड्यू टू नेगेटिविटी ऑफ दिस डिस्पर्स्ड फेस पार्टिकल, ये जो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड था ये आपके पॉजिटिव चार्ज हो चुका है। अब क्या होगा, ये जितने भी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल हैं ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ माइग्रेट होने लग जाते हैं। कुछ टाइम तक इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने के बाद आप ये देखोगे कि इस पूरे ही सॉल्यूशन में से सारे के सारे जो येलो कलर्ड पार्टिकल हैं वो डिसअपीयर हो गए हैं। सॉल्यूशन जो है वो धीरे धीरे करके कलरलेस में कन्वर्ट होने लग गया है, और सारा का सारा येलो कलर जो है वो आपके पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पर आकर के कलेक्ट होता चला जा रहा है। ये पार्टिकल खुद नेगेटिव चार्ज थे, इसलिए हम जानते हैं कि अपोजिट चार्ज पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। नेगेटिव पार्टिकल पॉजिटिव प्लेटिनम इलेक्ट्रोड की तरफ अट्रैक्ट हुआ, और पूरे ही सॉल्यूशन का येलो कलर जो है वो एक इलेक्ट्रोड पर कॉन्सेंट्रेट होने की कोशिश कर लेता है। इसी को कहा जाता है इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये हमारे पास में एक टेक्निक भी है जिसमें से हम डिस्पर्स्ड फेस को डिस्पर्स्ड मीडियम से इजीली सेपरेट कर सकते हैं। ये सेपरेशन टेक्निक की फॉर्म में भी हमारे पास काम आता है। क्लियर है? तो ये हमारे पास था इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में। इसकी हेडिंग क्या होती है, इसका डेफिनेशन क्या होता है वो आप देख लीजिए, देखिए एक बार। डेफिनेशन ये है, द माइग्रेशन ऑफ colloidal particle under influence of electric field is known as electrophoresis. This is known as electrophoresis. जब भी आपके पास अगर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है तो वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा, और अगर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है तो वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करने लगता है। तो ये हमारे पास में था इलेक्ट्रोफोरेसिस की डेफिनेशन के बारे में, और ये हमने कैसे परफॉर्म किया हमने उसको भी यहाँ पर देखा है। क्लियर है आपके पास? प्लीज नोट कीजिए हेडिंग को।
और अब हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से हम कोलोइडल सॉल्यूशन को क्लासिफाई कर सकते हैं। कोलोइडल सॉल्यूशन में जैसा कि हमने ट्रू सॉल्यूशन के केस में बात की थी, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, हम ट्रू सॉल्यूशन को टोटल 5 तरह से क्लासिफाई कर रहे थे और हर ट्रू फिजिकल प्रॉपर्टी के बिहाफ पर जो क्लासिफिकेशन किया था उसको मैंने आपको कुछ एग्जांपल भी दिए थे। हम बात कर रहे हैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट के बारे में, लेकिन ये था ट्रू सॉल्यूशन के रिगार्डिंग। कोलोइडल सॉल्यूशन में हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट के टर्म यूज नहीं करते, तो हम यहाँ पर क्या टर्म यूज करते हैं, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्स मीडियम। डिस्पर्स फेज और डिस्पर्स मीडियम की फिजिकल स्टेट के बिहाफ पर जो हम सॉल्यूशन कोलोइडल सॉल्यूशन को क्लासिफाई कर रहे हैं, उस सॉल्यूशन को क्या नाम दिया जाता है और उसके क्या एग्जांपल है, अब हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग है हमारे पास टाइप ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन। हम बात कर रहे हैं टाइप ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन के बारे में। टाइप की बात कर लीजिए। नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास टाइप ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन। इस टॉपिक में हम सिर्फ फिजिकल स्टेट के बिहाफ पर क्लासिफाई कर रहे हैं, फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स्ड मीडियम एंड डिस्पर्स्ड फेज। डिस्पर्स्ड मीडियम क्या होता है, जिसमें आप कोलोइडल सॉल्यूशन के सब्सटेंस को ऐड कर रहे हो, और डिस्पर्स्ड फेज क्या होता है, जो सब्सटेंस लार्ज प्रोपोर्शन में अवेलेबल है उसे हम कहते हैं डिस्पर्स्ड फेज। इसके बारे में आप लोगों को लास्ट क्लास में बताया गया था। तो चलिए हम देखते हैं कि किस तरह से कोलोइडल सॉल्यूशन को क्लासिफाई या क्या क्या टाइप हमारे पास में हो सकते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं डिस्पर्स मीडियम के बारे में। डिस्पर्स मीडियम आपका क्या हो सकता है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं डिस्पर्स फेज के बारे में कि डिस्पर्स फेज की फिजिकल स्टेट क्या हो सकती है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं टाइप ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन के बारे में कि जो कोलोइडल सॉल्यूशन बनेगा उसको नाम क्या दिया जाता है, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। और लास्ट हम बात कर रहे हैं उस सॉल्यूशन के एग्जाम्पल के बारे में कि डेली लाइफ में हमारे पास जो भी सब्सटेंस अवेलेबल है, जो मिक्सचर अवेलेबल है, जो कोलोइडल है, उसे किस कैटेगरी में हम यहाँ रख रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे पास में है जैसे डिस्पर्स्ड फेज हो हमारे पास अगर सॉलिड अवेलेबल है तो ये भी पॉसिबल है कि अगर डिस्पर्स्ड मीडियम हमारे पास सॉलिड अवेलेबल है तो पॉसिबल है कि डिस्पर्स्ड फेज भी हमारे पास सॉलिड अवेलेबल हो। इस कंडीशन में जो हमारे पास में सॉल्यूशन बनता है, इस कंडीशन में जो हमारे पास सॉल्यूशन बनता है इसे हम कहते हैं सॉलिड सोल। इसे हम कहते हैं सॉलिड सोल। और इसका एग्जांपल हमारे पास में क्या होता है, कलर्ड जेमस्टोन, कलर्ड जेमस्टोन या मिल्की ग्लास। इट्स एन एग्जांपल ऑफ सॉलिड एंड सॉलिड कोलोइडल सॉल्यूशन के बारे में। क्लियर। अगर हम बात कर रहे हैं डिस्पर्स्ड मीडियम हमारे पास सॉलिड अवेलेबल है लेकिन डिस्पर्स्ड फेज हमारा लिक्विड है, इस तरह से बनने वाले सॉल्यूशन को कहा जाता है जेल। क्या कहा जाता है, जेल। और एग्जांपल हमारे पास में क्या हो जाएंगे, जैसे कि हम बात कर रहे हैं बटर के बारे में, हम बात कर रहे हैं हनी के बारे में, हम बात कर रहे हैं चीज के बारे में। ये वही है जो हमारे फास्ट फूड का एक बहुत मेन इंग्रेडिएंट होता है, बटर, चीज। हनी भी एक एडिबल सब्सटेंस है। तो ये जो सब्सटेंसेस है ये हमारे पास में एक सॉलिड लिक्विड कोलोइडल सॉल्यूशन का एग्जांपल है जिसे हम जेल के नाम से भी जानते हैं। और थर्ड हमारे पास में है कि अगर डिस्पर्स्ड मीडियम हमारे पास सॉलिड अवेलेबल है
तो डिस्पर्स्ड फेज हमारे पास गैस हो सकता है। इस कंडीशन में बनने वाला जो हमारे पास सॉल्यूशन होगा उसे हम बोलते हैं सॉलिड फोम। इस तरह से कि मतलब डिस्पर्स्ड मीडियम हमारा सॉलिड है और डिस्पर्स्ड फेज हमारा गैस है। इस तरह से बनने वाले सॉल्यूशन को सॉलिड फॉर्म कहा जाता है। एग्जांपल हमारे पास में क्या हो जाएगा, प्यूमाइस। आपने देखा होगा कि एक सॉलिड स्ट्रक्चर होता है जो बहुत ही पोरस नेचर का होता है, उस पोर के अंदर गैसेस ट्रैप्ड हैं। तो ये हमारे पास में एक एग्जांपल है सॉलिड गैस कॉलोइडल सॉल्यूशन का। क्लियर है आपके सामने। अगर हम बात कर रहे हैं कि डिस्पर्स मीडियम हमारा सॉलिड अवेलेबल है, डिस्पर्स मीडियम अब हमारा लिक्विड है और डिस्पर्स्ड फेज हमारा सॉलिड है, फिजिकल नेचर जो है, फिजिकल स्टेट जो है वो सॉलिड है। तो जो कॉलोइडल सॉल्यूशन बनेगा उसे हम बोलते हैं सोल। क्या कहते हैं हम उसे, सोल। एग्जांपल हम ले लेते हैं। एग्जांपल हमारे पास में हो गया ब्लड है, हमारे पास इंक अवेलेबल है। ब्लड में आप जानते हैं प्लाज्मा के अंदर रेड ब्लड सेल और व्हाइट ब्लड सेल अवेलेबल है जो डिस्पर्स्ड फेज की तरह वर्क कर रही हैं। यहाँ पर प्लाज्मा आपके डिस्पर्स मीडियम की तरह वर्क कर रहा है। इसी तरह से इंक के अंदर हम जो बात कर रहे हैं वाटर है या अल्कोहल है, वो आपके डिस्पर्स्ड मीडियम की तरह वर्क कर रहा है, जबकि उसमें जो डाई पार्टिकल ऐड किया गया है वो आपके पास में एज अ डिस्पर्स्ड फेज वर्क कर रहा है। क्लियर है आपके सामने। इसी तरह से हमारे पास में डिस्पर्स्ड मीडियम अगर लिक्विड है तो डिस्पर्स्ड फेज हमारे पास लिक्विड फॉर्म में अवेलेबल हो सकता है और इस तरह से बनने वाले कॉलोइडल सॉल्यूशन को कहा जाता है इमल्शन। इमल्शन में हमारे पास बहुत ही कॉमन सा जो एग्जांपल है वो हमारे पास में है मिल्क। मिल्क का एग्जांपल हम यहाँ क्यों ले रहे हैं, क्योंकि जो व्हाइट लिक्विड है मिल्क का उसके अंदर फैट अवेलेबल है, वो भी लिक्विड फॉर्म में ही अवेलेबल है। तो और इस तरह से बनने वाले कॉलोइडल सॉल्यूशन को कहा जाता है इमल्शन। क्लियर। अगर हमारे पास में डिस्पर्स्ड मीडियम लिक्विड है तो ये भी पॉसिबल है कि डिस्पर्स्ड फेज हमारा जो है वो गैसियस फिजिकल स्टेट रखता हो। इसकी तरह से बनने वाले सॉल्यूशन को कहा जाता है फोम। और इसका एग्जांपल हमारे पास में क्या है, जैसे हम बात कर रहे हैं शेविंग क्रीम के बारे में। जो शेविंग क्रीम यूज की जाती है वो हमारे पास में क्या है, किसका एग्जांपल है, लिक्विड और गैस का कॉम्बिनेशन जो हमारे पास में है वो शेविंग क्रीम की फॉर्मेशन करता है। ये एक एग्जांपल है लिक्विड गैस कॉलोइडल सॉल्यूशन का। क्लियर। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं डिस्पर्स्ड मीडियम हमारे पास गैस अवेलेबल है और डिस्पर्स्ड फेज हमारे पास सॉलिड अवेलेबल है। इस तरह से बनने वाले सॉल्यूशन को कहा जाता है एरोसोल। और हमारे पास में इसका एग्जांपल क्या है एरोसोल का, हम बात कर रहे हैं स्मोक के बारे में। स्मोक क्या होता है आप लोग जानते हैं, जो भी अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल हैं वो एयर में ट्रैप्ड होकर के रह जाते हैं। ठीक। और जब किसी एरिया में स्मोक ज्यादा हो जाता है तो मतलब वहां पर अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल की क्वांटिटी बहुत ही ज्यादा है। तो यहाँ पर गैस एयर जो है वो एज अ डिस्पर्स्ड मीडियम है और सॉलिड जो अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल है वो आपके डिस्पर्स्ड फेज की तरह वर्क कर रहे हैं। क्लियर। और लास्ट हमारे पास में है कि डिस्पर्स्ड मीडियम हमारा गैस है और डिस्पर्स्ड फेज अगर हमारा लिक्विड है तो इसे भी हम एरोसोल के नाम से ही जानते हैं। इसके एग्जांपल हमारे पास में क्या हो गया, जैसे कि फॉग है, मिस्ट अवेलेबल है, या हम बात कर रहे हैं क्लाउड के बारे में। ये जो एग्जांपल हैं फॉग, मिस्ट और क्लाउड, यहाँ पर गैस मतलब एयर आपके पास वर्क कर रही है एज ए डिस्पर्स्ड मीडियम, जबकि भी लिक्विड मॉइस्चर जो है वो आपके पास वर्क कर रहा है एज ए डिस्पर्स्ड फेज। ठीक। तो डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्स्ड मीडियम की फिजिकल स्टेट के बिहाफ पर हमने कॉलोइडल सॉल्यूशन को टोटल 2 तरह से क्लासिफाई किया। एक आपके पास में टोटल 8 तरह से हमने क्लासिफाई किया है। कॉलोइडल सॉल्यूशन को डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्स्ड मीडियम के बिहाफ पर हमने टोटल 8 तरह से क्लासिफाई किया है। अगर आप ये सोचें कि डिस्पर्स्ड मीडियम हमारा गैस है तो डिस्पर्स्ड फेज हमारा गैस क्यों नहीं है? वो इसलिए नहीं है क्योंकि गैस और गैस मिलकर के हमेशा ही सिर्फ और सिर्फ ट्रू सॉल्यूशन की फॉर्मेशन करते हैं।
कभी भी गैस और गैस मिलकर के कॉलोइडल सॉल्यूशन की फॉर्मेशन नहीं कर सकते। क्लियर है आपको? तो ये था हमारे पास में टाइप ऑफ सॉल्यूशन। हमने डिस्पर्स फेज और डिस्पर्स मीडियम के बिहाफ पर क्लासिफाई किया, सॉल्यूशन को नाम क्या दिया जाता है और उसके कुछ एग्जांपल भी देखे हैं। आज की क्लास के लिए इतना ही। रिमेनिंग पार्ट हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे कि जो भी सॉल्यूशन आपके पास अवेलेबल है उसमें से सब्सटेंसेस को सेपरेट कैसे किया जा सकता है। क्लियर? आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।